आज से हम आपको क्लास 10th की मैथ की अनसॉल्व पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले हम आपको 2019 के पूरे सेट सॉल्व कराएंगे। 2019 के पूरे सेट सॉल्व होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में आने लायक होंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं तो आप लोग अभी से और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। यदि आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो निश्चित आप लोग 70 में 70 अंक ले आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास राजीव का अनसोल्ड है या आपके पास अग्रवाल का अनसोल्ड है, उसमें आपको 2019 का सेट 1 निकालना जिसका कोड होना चाहिए AB। तो देखिए जो पहले नंबर के क्वेश्चन है, पहले नंबर के क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी पहले नंबर में ये जो खंड दिए गए हैं का, खा, गा, घा, अंगा, बच्चा, ये सभी खंड हमें करना है। और देखिए और क्या लिखा है, और इसमें लिखा प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी इन सभी खंडों में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है, यानी 4 में से एक सही है। और जो सही है उससे आपको जो है उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको जो है ये चारों विकल्प नहीं लिखना है, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में केवल वो वाला विकल्प लिखना है जो सही है। जो सही है वही विकल्प आपको लिखना है। पहले का क नंबर के क्वेश्चन देखिए, पहले का क नंबर के क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहले का क नंबर के क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर की अधिकतम पावर 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए जब चर की अधिकतम पावर 2 होती है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, उसमें शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही होगा। अब आपको ख नंबर के क्वेश्चन देखना है। ख नंबर के क्वेश्चन में tan a का मान दिया गया है, tan a का मान दिया गया है 4/3 और हमें sec a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो है समकोण त्रिभुज में काम करते हैं। तो देखिए हम जो है समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पे जो कोण दिया होता है ये कोण जो है न्यून कोण होता है। तो देखिए या तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं या तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए ये दोनों कोण न्यून कोण है। या तो हम ए यहाँ पे लिख सकते हैं या तो ए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए हमने ए जो है यहाँ पे लिख दिया, बी यहाँ पे लिख देंगे, सी यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे जो कोण दिया होता है ये कोण जो न्यून कोण होता है। तो देखिए या तो आप लोग यहाँ पे ए लिख सकते हैं या तो आप लोग यहाँ पे ए लिख सकते हैं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है। तो देखिए समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो देखिए ये क्या होगी, ये जो है आधार होगी। तो देखिए यहाँ पे लंब का मान दिया गया 4, तो ये वाली भुजा लंब है क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण ए से देखा जाएगा, कोण ए से देखा जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। और नीचे वाली भुजा क्या होगी, नीचे वाली भुजा जो होगी आधार होगी। तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है sec a का मान, sec a का मान निकालना है। तो देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। तो देखिए हमें आधार पता लेकिन हमें जो है कर्ण पता नहीं है। तो देखिए कर्ण हम निकालेंगे, कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेंगे, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है और तीसरी भुजा निकालना है।
तो देखिए हम जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा AC है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, BC का मान कितना है? BC का मान 4 है, 4 रख दो, प्लस AB स्क्वायर, AB का मान कितना है? AB का मान 3 है, 3 रख दो और इसमें स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। अब देखो AC स्क्वायर 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। AC स्क्वायर बराबर 16 9 25 होता है। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा और 25 के संख्या का वर्ग होता है 25 होता है 5 का वर्ग। तो देखिए AC भी हमने निकाल लिया। AC क्या? कड़। तो देखिए कड़ की जगह कड़ का मान रख देंगे। कड़ का मान क्या? 5 है। आधार का मान क्या? आधार का मान 3 है। तो देखिए सेक A का मान क्या आएगा? 5/3 आएगा। या तो इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, एक सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, 1 + tan स्क्वायर A बराबर होता है सेक स्क्वायर A। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर A, tan A का मान क्या है? 4/3 है, 4/3 रख दो, इसमें स्क्वायर स्क्वायर लगा दो बराबर सेक स्क्वायर A। 1 + 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 होता है बराबर सेक स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा और इसके बट्टे में 1 लिख लेंगे, 9 लासा आ जाएगा। तो देखिए 1 का भाग 9 में 9 आ जाएगा, 9 का गुणा 1 में 9 आएगा, प्लस यहाँ पे 16 आएगा। अब देखिए सेक A बराबर 9 और 16 कितना होता है? 25/9। अब देखिए सेक A बराबर 25 जो है 5 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है। सेक A का मान क्या आएगा? 5/3। तो हमें सेक A का मान निकालना था। सेक A का मान या तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, या तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, या तो आप लोग सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका जो है ये चौथा ऑप्शन सही होगा। अब आपको ग नंबर के क्वेश्चन देखना है। ग नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। ग नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि 1 से 10 तक की, यानी 1 से 10 तक की जितनी सम संख्याएं होंगी हमें उनका समांतर माध्य बताना है। यानी 1 से 10 तक की कह रहा है, तो देखिए उसमें 10 आएगा? नहीं आएगा, आ जाएगा। यदि हमसे ये कहता कि 1 से 10 तक के बीच की सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए, तो उसमें जो है 10 नहीं आता। इसमें यह कह रहा है कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए, तो 10 आएगा? नहीं आएगा, आ जाएगा। तो देखिए 2 से 10 तक लिख देंगे, 2 4 6 8 और 10। 1 से 10 तक की ये जो है सम संख्याएं हैं, 1 से 10 तक की ये जो है सम संख्याएं हैं, हमें इनका समांतर माध्य बताना है। तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र आना चाहिए। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? जितने बच्चों को पता हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग यानी इनको जोड़ देना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। कुल पदों की संख्या गिन लेना है, 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 है, 5 लिख देना है।
8 2 10, 6 4 10 यानी 20 हुआ। 20 और 10 कितना हुआ 30, और 30 में 5 का भाग दे देना, 5 6 का 30 यानी कि आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। घ नंबर का सवाल देखेंगे। घ नंबर का सवाल भी बहुत आसान है। इसमें क्या बताना है, इसमें हमें ये बताना है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी, यानी ये जो परमेय संख्या दी गई हैं, इन परमेय संख्याओं में हमें ये बताना है कि कौन सी परमेय संख्या शांत दशमलव में व्यक्त हो सकती है। तो देखिए जो पहला विकल्प है इसमें दिया गया 124/164, और जो दूसरा विकल्प है इसमें दिया गया 130/30, और जो चौथा विकल्प है इसमें दिया गया 625/462। तो देखिए यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n और 5 की पावर m, यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m 5 की पावर m इस रूप का, तो उसका प्रसार हमेशा क्या होता है, उसका प्रसार हमेशा शांत होता है। तो देखिए अगर इसके हम गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 625 के हम गुणनखंड करेंगे, ये किससे कटेगा, तो देखिए 5 और 2 क्या होगा, 5 2 7 होगा, 7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 होता है 13, यानी ये जो है 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से फिर कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से हम फिर काटेंगे, 5 25, 5 से फिर कटेगा, 5 कम 5, तो देखिए 5 कितनी है, 5 जो है 4 है, यानी 5 की घाते 4, यानी 5 की पावर m के रूप का है ये, यानी इसका प्रसार क्या होगा, इसका प्रसार शांत होगा। तो हमें क्या बताना था, हमें ये बताना था कि इन परमेय संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्या शांत दशमलव निरूपित हो सकती है। तो देखिए ये वाली जो परमेय संख्या है ये जो है शांत दशमलव में निरूपित हो सकती है। यदि आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ गया और परमेय संख्या आ गई और आपसे ये पूछा गया कि इनमें बताइए कौन सी परमेय संख्या को हम शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं, तो देखिए आपको जो हर के गुणनखंड देखना है। यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n 5 की पावर m इस रूप का है, तो उसका प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। हर में आपको देखना है, यदि हर के गुणनखंड में आपको अगर 5 देखे या तो 2 देखे या तो 2 और 5 ये दोनों देखे, तो उसका प्रसार हमेशा शांत होता है। तो देखिए इसमें हर के गुणनखंड में जो है क्या दिख रहा है, केवल 5 दिख रहा है, तो इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर हर के गुणनखंड में यदि केवल 2 देखेगा तब भी उसका प्रसार शांत होगा। यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5 ये दोनों देखेगा तो उसका प्रसार शांत होगा। यदि इन दोनों के अलावा हर के गुणनखंड में और कोई संख्या देखेगी तो उसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। जैसे देखिए इसके अगर हम गुणनखंड करें 164 के 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 एकम 2, फिर ये कटेगा 41 से। तो देखिए इसके हर के गुणनखंड में जो है 41 ये आ गया, और आना क्या चाहिए, हर के गुणनखंड में केवल जो है 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए या तो 2 और 5 ये दोनों आना चाहिए, तो उसका प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए ये जो 41 आ गया, इसलिए इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। और ऊपर के गुणनखंड में आपको देख लेना है कि ये जो 41 नहीं आना चाहिए, यदि 41 आ जाएगा तो 41 से 41 जो है कट जाएगा, तो इसका प्रसार फिर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो देखिए अंश के हम गुणनखंड करें, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 एकम 2, फिर ये जो है 31 से कटेगा। तो देखिए ऊपर जो है ये 41 नहीं आ रहा, यदि 41 आ जाता तो 41 से 41 कट जाता। तो देखिए क्या बचता, नीचे के गुणनखंड में जो है 2 2 बचता,
तो उसका प्रसार क्या हो जाता, शांत हो जाता। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंगा नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा नहीं। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कोण PTQ इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर भी जो कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और आप लोग जानते हैं कि चार रेखाओं से बनी आकृति क्या होती, चतुर्भुज होती है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर हम इन तीनों को जोड़ के 360 डिग्री से घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा। और ये 4 नंबर का सवाल भी आपके पेपर में नहीं आएगा। दूसरे का ये क नंबर का सवाल आपके पेपर में आ सकता है, तो इस सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। दूसरे का क नंबर के सवाल देखेंगे। दूसरे के क नंबर के सवाल में दिया गया, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। हमें p का मान ज्ञात करना, मूल क्या, मूल समान है। जब भी मूल समान होते हैं d का मान 0 होता है, यानी व्युत्कर का जो मान होता है वो जो है 0 होता है। तो देखिए ऐसे जो हम p का मान निकाल लेंगे। द्विघात समीकरण दिया गया px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0। इसकी तुलना हम कर देंगे द्विघात समीकरण से, तो हमें जो है a b c के मान मिल जाएंगे। तो देखिए इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे लिख देंगे इसकी तुलना px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो देखिए a का मान क्या होगा, a का मान p और b का मान क्या होगा, b का मान जो है ये होगा, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक ये है, x के गुणा में ये संख्या लगी है, तो b का मान क्या होगा, b का मान होगा माइनस 2√5 p ये होगा, और c का मान क्या होगा, c का मान होगा 15। और सवाल में हमसे कहा है कि मूल समान है। जब भी मूल समान होते हैं तो आपको d की जगह 0 लिख देना है। जब भी आपसे सवाल में कहे कि मूल समान है तो d का मान 0 होगा। तो देखिए हम जो d बराबर सूत्र लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर सूत्र लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, और मूल समान है यानी d का मान 0 होगा। d क्या होता है, d जो व्युत्कर होता है। b स्क्वायर b का मान क्या है, b का मान है माइनस 2√5 p ये है, और इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे माइनस 4ac 4 गुणे a का मान क्या है, a का मान p है, गुणे c का मान क्या है, c का मान 15 है। अब आगे देखेंगे 0 माइनस 2 का वर्ग करेंगे प्लस 4 हो जाएगा, गुणे वर्ग से अंडर रूल खत्म हो जाएगा, इससे 5 निकल आएगा। इसी प्रकार p का वर्ग हो जाएगा, p स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पे गुणा कर देंगे 15 गुणे 4 क्या होगा, 15 चौको 60 होगा, यानी 60 p आएगा। अब देखिए कॉमा क्या है, कॉमा जो है 20 कॉमा है और p कॉमा है। तो देखिए 20 p कॉमा ले लेंगे, 20 p कॉमा है, इसकी जो है एक घात कॉमा, तो क्या बचेगा, p बचेगा माइनस 20 का भाग 60 में 20 तिया 60, और p हमारा कॉमा, तो p आएगा नहीं, बराबर 0। तो देखिए एक बार हम इसको 0 बराबर कर देंगे, 20p बराबर 0, तो p बराबर होगा 0 बट्टे 20, तो p का मान आएगा 0। एक बार हम p माइनस 3 को 0 बराबर करेंगे तो p का मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए हमें जो p का मान ज्ञात करना था, तो एक p का मान आया 0 और एक p का मान आया 3। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको
ख नंबर का सवाल देखना है। ख नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, तो आपको ग नंबर का सवाल देखना है। ग नंबर के सवाल में दिया गया है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है, यानी मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और मीनार की जो छाया जमीन पर बन रही है इसकी लंबाई 20√3 मीटर है। हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, यानी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो देखिए हमने जो है ये मीनार बनाई है, इस मीनार का नाम दे देते हैं कि ये जो है AB मीनार है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है और इसकी छाया जो है जमीन पर बनती है जिसकी लंबाई क्या है? 20√3 मीटर है। इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। जैसे यहाँ पे सूर्य है और इसकी प्रकाश की किरणें, जैसे समझिए यहाँ पे सूर्य है, इसकी प्रकाश की किरणें इस मीनार पर पड़ती है, तो इस मीनार की छाया जमीन पर इतनी मीटर लंबी बनती है। आपको जो ये समझ में आया होगा। जैसे ये सूर्य है, इस सूर्य की प्रकाश की किरणें जैसे इस मीनार पर पड़ती हैं, तो इस मीनार की छाया जमीन पर 20√3 मीटर इतनी मीटर लंबी जो है छाया बनती है। किसकी? मीनार की। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो कोण बनता है ये कोण उन्नयन कोण बनता है और यही कोण हमें निकालना है। तो इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए हमें जो ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो यदि आप लोग पेपर में लगाएंगे तो आपको जो विस्तार से लगाना है। ये आपने क्या बनाई है? ये आपने जो है एक मीनार बनाई है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना AB एक मीनार है। माना AB एक मीनार है और फिर आपको लिखना है जब AB एक मीनार है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर, यानी AB ये कितना है? 20 मीटर है और छाया की लंबाई छाया क्या है? छाया जो BC है और इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है 20√3 मीटर। तो इसमें हमें ये कोण निकालना है। इसमें हमें क्या पता है? इसमें हमें पता है लंब और आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है? तो देखिए यदि आपको पता ना हो तो आप लोग सीख लीजिए। आपको जो है ये ट्रैक याद करना है, लाल बट्टे कक्का। तो देखिए ये होता है साइन, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, टैन को उल्टा कॉट होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है। ये आपको पता होगा। साइन का कॉसेक होता है, टैन को उल्टा कॉट, कॉस को उल्टा सेक और साइन को उल्टा कॉसेक। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो देखिए हमें लंब पता है, आधार पता है, या तो लंब बटे आधार लगा सकते हैं या तो हम आधार बटे लंब लगा सकते हैं। तो हम जो है लंब बटे आधार ये लगाएं, हम जो है टैन थीटा का सूत्र लगाएं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में, और ए बी सी कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और हमें tan थीटा वाला सूत्र लगाना है लंब बटे आधार। ये हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें लंब और आधार पता है और हमें ये कोण निकालना है, निकल आएगा। tan थीटा बराबर लंब की जगह लंब का मान, लंब क्या है, लंब ए बी है और ये जो है 20 है। तो देखिए पहले एक लाइन में ए बी लिख दीजिए, आधार क्या है, आधार BC है, तो आधार की जगह BC लिख दीजिए, और दूसरी लाइन में आपको जो है इसमें मान रख देना है। tan थीटा बराबर ए बी की जगह ए बी कितना 20 है, और BC कितना है, BC है 20√3, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर यहाँ पे आएगा 1/√3। तो आपको ये अब पता होना चाहिए कि tan में 1/√3 किसका मान होता है। तो आप लोग अगर सोचेंगे कि आपने सीखा होगा कि tan में 1/√3 ये जो है tan 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए tan से tan कैंसिल और थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। हमें कोण निकालना था, कोण कितना आएगा 30 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल सवाल था। अगर ये सवाल आपके पेपर में आएगा तो 1 नंबर पूछा जाएगा। इसमें मीनार की ऊंचाई दी गई है, इसकी छाया जमीन पर इतनी बनती है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए लंब और आधार ये पता है, लंब और आधार ये पता है, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो tan थीटा सूत्र लगा दीजिए, तो ये कोण तुरंत निकल आएगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको देखना है घ नंबर का सवाल। इसमें लिखा है ये जो है आंकड़े दिए गए हैं और इसका हमें बहुलक बताना है। तो देखिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार है, किस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है। तो देखिए 13 कितनी बार आया है, 13 एक बार है। 17 कितनी बार है, 17 2 बार है। 19 कितनी बार है, 19 3 बार है। 19 कितनी बार है, 3 बार है। 20 कितनी बार है, 1 बार है। 15 कितनी बार है, 1 बार है। 12 कितनी बार है, 1 बार है। 10 कितनी बार है, 1 बार है। सबसे ज्यादा बार कौन है, 19 है। तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक जो है 19 होगा। बहुलक बताने में आपको ये देखना है किस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है। जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है वही जो है बहुलक है। और तीसरे का क नंबर का सवाल ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये समांतर श्रेणी का सवाल है और समांतर श्रेणी आपके कोर्स से इस साल हट गई है। और तीसरे का ख नंबर का सवाल ये प्रक्रिया वाला सवाल है, तो ये भी नहीं आएगा। ये सवाल तो आएगा। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है और द्विघात समीकरण के लिए मूल दे दिए हैं। तो आइए सवाल को हल करते हैं। 2 मूल दिए हैं, तो मान लीजिए अल्फा का मान दिया गया 3 और बीटा का मान दिया गया 1/3, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगाना है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इसी के गुणा में x होता है, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो देखिए x² मूल अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे हमें मूलों का योगफल लिखना है, यानी क्या लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिखा जाएगा। x प्लस मूलों का गुणनफल, मूल क्या है, अल्फा बीटा है, तो गुणनफल होगा अल्फा बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा की जगह
3 लिख देना है, प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान 1/3 है, 1/3 लिख देना है। एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा का मान 3, बीटा का मान 1/3 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसके बटे में 1 लिखेंगे, 3 लासा ले लेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिका 9 प्लस 1 एक्स, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा बराबर 0। अब आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 1 जोड़ देंगे, 9 1 10 होगा, 10/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए आपको जो है समीकरण बताना है, इसके बटे में 1 लिख लेंगे, इसके बटे में भी 1 लिख लेंगे और 3 लासा ले लेंगे। तो देखिए 1 का भाग 3 में, 3 बार जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 10x प्लस 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3 बराबर 0। इसके बटे में 1 लिख लेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, इसका गुणा 1 में कराएंगे, यही आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 का गुणा 0 में कराएंगे, 0 आएगा। तो ये जो है द्विघात समीकरण है, हमें बताना था द्विघात समीकरण, तो यही जो है इस सवाल का आंसर है। अब आपको देखना है तीसरे का घन नंबर के सवाल। घन नंबर के सवाल देखेंगे, जैसे तुमने किसी से क्वेश्चन किया, उससे तुमने पूछा कि हमने एक आयताकार बाग बनवाया है और हमने उस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप रखा 36 मीटर और हमने लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक रखी है, तो तुम हमें ये बताओ कि हमारी बाग की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए वो तुमसे क्या कहेगा, वो तुमसे ये कहेगा कि तुमने लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक रखी है, तुमने लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक रखी है, तो चौड़ाई को x मान लो, चौड़ाई को x मान लो, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक रखी है। तो अगर चौड़ाई x होगी तो लंबाई x प्लस 4 होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अगर चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई क्या होगी, x प्लस 4 होगी। तो यहाँ पे लिखोगे माना आयताकार बाग, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस 4 होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए लंबाई होगी x प्लस 4 मीटर। और सवाल में आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हमें लिखना है अर्ध परिमाप, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे आयत का अर्ध परिमाप लिखना है। तो 2 का भाग दे देंगे बराबर 36। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लंबाई का मान क्या है, लंबाई का मान है x प्लस 4 प्लस चौड़ाई का मान क्या है, x है बराबर 36। जोड़ देंगे कितना होगा, 2x बराबर 36। इसका पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। 2x बराबर, इसमें इसको घटा देंगे, कितना आएगा, ये आएगा 32। अब देखिए x बराबर 32/2 जाएगा इसके बट्टे में, 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो x का मान आएगा 16। तो हमें बताना था आयताकार बाग की चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे
आयताकार भाग की चौड़ाई, चौड़ाई को हमने x माना था, x का मान आया 16, यानी चौड़ाई क्या होगी 16 मीटर। आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई, लंबाई थी x + 4, तो x का मान 16, 16 + 4, 16 4 होगा 20, यानी 20 मीटर। लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना था, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। तो देखिए ये सवाल था तीसरे का घन नंबर का सवाल। तीसरे के घन नंबर के सवाल का आंसर 20 मीटर, 16 मीटर, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, यानी ये सवाल हमारा सही है। लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, ये आपको पता होगा। चौथे का क नंबर का सवाल देखेंगे। ये सवाल बहुत ही आसान है, कक्षा 9 से आप लोग सिद्ध करते आ रहे हैं। देखिए इसमें दिया गया, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। हम मान लेंगे माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि 2 + √3 एक परमेय संख्या है। तो देखिए जब हमने इसको परमेय संख्या माना है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ये P और Q क्या होते हैं, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि P और Q का मासा 1 होना चाहिए। अब देखिए √3 बराबर P/Q, 2 जाएगा साइड, माइनस का 2 हो जाएगा। √3 बराबर इसके बट्टे में 1 लिख लेंगे और Q लासा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे आएगा -2Q। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इस साइड जो लिखा है ये परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या है। और आप लोग जानते हैं कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती। अपरमेय संख्या और परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। और यहाँ पे आपने माना था कि ये परमेय संख्या है। अगर यहाँ पे ऐसा आ जाता परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, तो 2 + √3 ये क्या होती, ये जो है एक परमेय संख्या होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा आया है, इस साइड अपरमेय संख्या है, इस साइड परमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, इसलिए 2 + √3 ये क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे अब लिख देना है √3 एक अपरमेय संख्या है। √3 एक अपरमेय संख्या है और P-2Q/Q एक परमेय संख्या है। √3 एक अपरमेय संख्या है और P-2Q/Q एक परमेय संख्या है। परंतु परमेय संख्या और अपरमेय संख्या परंतु परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है।
परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था 2 + √3 एक अपरमेय संख्या। तो देखिए हमने जो है सिद्ध कर दिया। अब आपको देखना है चौथे का ख नंबर का सवाल। चौथे का ख नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें दिया गया सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें बेलन के आयतन की बात हो रही है और बेलन के वक्र पृष्ठ की बात हो रही है और बेलन के आधार की त्रिज्या की बात हो रही है। तो देखिए पहले हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h और बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh और बेलन के आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या को हम कैसे लिखते हैं? r से। अब आपको सवाल को पढ़ना है। सवाल में कह रहा है कि बेलन के आयतन का 2 गुना यानी बेलन का आयतन लिखना है। बेलन का आयतन और सवाल में कह रहा है कि बेलन के आयतन का 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर दो। वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है यानी वक्र पृष्ठ और त्रिज्या बेलन का आयतन का 2 गुना वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो देखिए 2 गुणे बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र हमने पहले लिखा है πr² बराबर वक्र पृष्ठ क्या 2πrh है गुणे त्रिज्या क्या r है। तो देखिए 2πr² बराबर यहाँ पे आपको गुणा कर देना r गुणे r² हो जाएगा 2πr²h। तो देखिए दोनों साइड का बराबर आ गया। तो ये सवाल सिद्ध हो गया। अब आपको देखना है चौथे का ग नंबर का सवाल। चौथे का ग नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें दिया गया यदि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, यहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये जो 3a है ये न्यून कोण है तो हमें जो है a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए चौथे का ग नंबर का सवाल है। इसमें दिया गया sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करना है। और ये जो 3a है ये क्या है? ये न्यून कोण है। ये जो न्यून कोण है और न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब ये होता है जो कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण जो होता है 90 से कम होता है यानी 90 - थीटा। ये जो 3a है ये न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम, तो 90 - थीटा यानी 90 - 3a ये लिखा जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 90 - 3a ये लिख सकते हैं। और 90 - थीटा
90 माइनस थीटा करने पर ये आएगा साइन थीटा। 90 माइनस थीटा करने पर साइन थीटा आएगा। तो देखिए किसका हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा आता है। आप लोग बोलेंगे कि कॉस का, अगर कॉस का 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आता, साइन थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री, या पेपर में आप लोग ऐसे समझ लेना। ये जो है न्यून कोण है तो 90 से कम, तो 90 माइनस 3 है। इस साइड कॉस है तो इस साइड आपको कॉस लगा देना है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। 90 माइनस 3 है बराबर कॉस, कॉस ये जो है कैंसिल हो गया है, ए माइनस 26। अब देखिए माइनस 3 है, इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का ए हो जाएगा बराबर माइनस 26। इसका पक्षांतर कर देंगे, माइनस 90 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस 4 ए माइनस 3 ए माइनस ए क्या होगा, माइनस 4 ए होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 9 और 2 क्या होता है, 9 2 होता है 11, यानी माइनस 116। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए का मान 116 बटे 4, 4 जो है जाएगा बटे में। अब देखिए 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10 11, यानी इससे 3 बचा, 4 9 36। तो ए का मान आएगा, ए का मान क्या आएगा भैया, ए का मान आएगा 29 डिग्री। तो देखिए हमें ए का मान निकालना था तो ए का मान निकल आया। चौथे का घन नंबर का सवाल देखेंगे। चौथे घन नंबर का सवाल बहुत आसान है। चौथे घन नंबर के सवाल में दिया गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता। हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के 2:3 के अनुपात में विभाजित करता। हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं ये वाला बिंदु जो है P है, और P बिंदु इस AB रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। इस बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं -1, 7 और इस बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 4, -3। हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए इसके निर्देशांक हम जो है x, y मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे माना P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक मान लेंगे हम लोग x, y। P बिंदु के निर्देशांक हम लोग x, y मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो देखिए इसमें जो है अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा, क्योंकि ये वाला बिंदु इस वाली रेखा को अंदर विभाजित कर रहा है। तो इसमें जो है अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा। तो या तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं अंतः विभाजन सूत्र से। तो देखिए अंतः विभाजन का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो देखिए ये मान हमारा x1 का है, ये मान हमारा y1 का है, ये मान x2 का है, ये मान
y2 का है। और y बराबर सूत्र क्या होता है, y बराबर सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो देखिए ये मान m1 का है और ये वाला मान m2 का है। m1 की जगह 2 लिखेंगे और m2 की जगह 3 लिखेंगे। तो देखिए x बराबर m1 की जगह लिखेंगे 2 गुणे x2 का मान यहाँ से देखिए x2 का मान है 4 लिख देंगे, प्लस m2 का मान क्या है, m2 का मान 3 है, गुणे x1 का मान क्या माइनस का 1 है, -1 लिख देंगे, बटे m1 प्लस m1 का मान 2 है प्लस m2 का मान 3 है। y बराबर m1 का मान क्या 2 है, 2 गुणे y2 का मान क्या है, y2 का मान -3 है, -3 लिख देंगे, प्लस m2 का मान क्या है, m2 का मान 3 है, गुणे y1 का मान क्या है, y1 का मान 7 है, बट्टे m1 प्लस m1 का मान क्या है 2 है, प्लस m2 का मान क्या है 3 है। अब आगे देखेंगे x बराबर 4 दूनी 8, 3 गुणे -1 माइनस का 3 आएगा, बट्टे 3 2 5। x बराबर 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा, 5 बटे 5 भाग दे देंगे, 5 कम 5, x का मान 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए y बराबर -6 प्लस 7 21, 3 2 5। तो देखिए y बराबर, इसमें इसको घटा देंगे, कितना आएगा, इसमें इसको घटाएंगे, ये आएगा 15 बटे 5, भाग दे देंगे, 5 3 15, तो y का मान आ जाएगा 3। तो देखिए हमें P बिंदु के निर्देशांक निकालना था, तो यहाँ पे लिख देंगे P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक हमने x, y माने थे, x का मान 1, y का मान 3। तो हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना था जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता था। तो देखिए ये जो P बिंदु था, यही P बिंदु इस वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा था। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना था, तो हमने इसके निर्देशांक x, y माने थे। तो ये जो बिंदु है इस वाली रेखा को अंदर ही विभाजित कर रहा, तो अंतर विभाजन का सूत्र लगा देना, x बराबर अंतर विभाजन का ये सूत्र होता है, y बराबर अंतर विभाजन का ये सूत्र होता है, और y विभाजन के लिए प्लस की जगह माइनस होता है। तो देखिए x और y के मान निकाल लेना है, तो इस बिंदु के निर्देशांक निकल आएंगे, क्योंकि हमने इसके निर्देशांक x और y माने हैं। तो हमने x और y का मान निकाला, तो x और y का मान 3, y का मान 3, तो P बिंदु के निर्देशांक 1,3 आ गए, और हमें इसी के निर्देशांक निकालना था। तो देखिए ये सवाल है चौथे का घन नंबर का सवाल। तो यहाँ देखिए चौथे के घन नंबर के सवाल का आंसर क्या है, चौथे के घन नंबर के सवाल का आंसर है 1,3। चौथे घन नंबर के सवाल का आंसर है 1,3। तो देखिए ये सवाल हमारा सही है। अब आपको देखना है 5वें का क नंबर के सवाल। 5वें के क नंबर के सवाल में A, B, C तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, और ये क्या संरेख हैं। तो हमें x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए पहले 3 बिंदु लिख लेते हैं। 3 बिंदु दिए गए हैं x, y। पहला बिंदु ये है, और दूसरा बिंदु है -5, 7, और तीसरा बिंदु है -4, 5। तो देखिए जब भी सवाल में संरेख की बात करें, संरेख का मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब ये होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज जो है नहीं बनेगा। अगर
तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए जब भी सवाल में आपसे ये कहे कि ये दिए गए बिंदु संरेख हैं, अगर दिए गए बिंदु संरेख होते तो हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो हमें x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है, x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है, यानी हमें आंसर लाना है x और y में। तो देखिए इस सवाल को हल करेंगे। ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये x3 का मान है, ये y3 का मान है। दिए गए बिंदु क्या है, सररेख हैं। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दिए गए तीनों बिंदु संरेख है, जब दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं तो यहाँ लिख देंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों ने सीखा होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 3 होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो फिर 3 फिर 1, अगर यहाँ 3 है तो फिर 1 फिर 2। तो देखिए अब आपको यहाँ पे मान रख देना है सब। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 0 है, यानी यहाँ पे 0 लिख देंगे। 1/2 x1 का मान क्या है, x1 का मान x है, x लिखा जाएगा। y2 का मान क्या है, 5 है, माइनस y3 का मान क्या है, 5 है, 5 लिख देंगे। प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान है -5, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कोष्टक -5 लिख देना, क्योंकि जब इसको बाहर निकालेंगे ये प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। y3 का मान क्या 5 है, माइनस y1 का मान क्या, y1 का मान y है, प्लस है x3 का मान है -4 है, y1 का मान y है, माइनस y2 का मान 7 है, अब देखिए यहाँ पे इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, और ये जो ऊपर ही लिखा है इसका गुणा इसमें फिर इसमें होगा तो यही आएगा। तो देखिए इसमें इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 गुणे x कर देंगे, 2x, क्योंकि x इसकी गुणा में लगा है। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का गुणा x में 2x आएगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस का चिन्ह माइनस 5 का गुणा +5 में करेंगे, -25 आएगा, 25 लिख देना। माइनस 5 गुणे -y, माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस लिखा जाएगा। 5 का गुणा y में क्या आएगा, 5y आएगा। अब यहाँ देखो माइनस गुणे प्लस माइनस, 4 का गुणा y में 4y, प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस, और 7 का गुणा 4 में 7 चौको 28, 7 चौका 28, माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस 28 बराबर 0। अब देखिए 2x ये प्लस 5y है, ये माइनस का 4y है, तो देखिए माइनस y आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, क्या होगा घट जाएगा, प्लस संख्या बड़ी, प्लस का चिन्ह 3 आएगा बराबर 0। तो देखिए 5वें का नंबर के सवाल का आंसर 2x + y + 3, 2x + y + 3। इसमें देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, घट जाएगा, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का y आएगा।
तो देखिए हमें x और y के बीच संबंध बताना था, तो यही जो है x और y के बीच संबंध है। यहाँ पे आपको घटाने में ध्यान देना है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस घट जाता है, प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस की संख्या आएगी, और ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, प्लस संख्या बढ़ी है प्लस की संख्या आएगी। अब आपको देखना है 5वें का ख नंबर का सवाल। 5वें का ख नंबर का सवाल देखिए, 5वें ख नंबर के सवाल में दिया गया, सिद्ध कीजिए 1 + 1 माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये सवाल भी बहुत आसान है, लेकिन ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। इस सवाल को आपको समझ लेना है। 5वें का ख नंबर का सवाल है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 1 + 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 + 1 माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, ये लिख सकते हैं, बटे 1 माइनस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, और इसमें स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे देखेंगे, इसके बटे में 1 लिख लेंगे, इसके बटे में 1 लिख लेंगे। 1 हमने क्यों लिखा है? 1 हमने लासा लेने के लिए लिखा है। तो देखिए ऊपर cos थीटा ये लासा आएगा, 1 का भाग cos थीटा में, cos थीटा बाद जाएगा, cos थीटा गुणा 1 में cos थीटा आएगा माइनस साइन थीटा बटे, नीचे से हम साइन थीटा लासा लेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा ये आएगा, और इसका स्क्वायर। अब आगे देखेंगे, अब पलट के गुणा हो जाएगा 1 + इसका गुणा ऊपर और इसका गुणा नीचे। तो देखिए इससे हम माइनस का कॉमा ले लें, तो देखिए ये माइनस का साइन थीटा है, प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, और ये प्लस का cos थीटा माइनस का cos थीटा हो जाएगा बटे cos थीटा, और नीचे वाले का पलट के गुणा होगा। तो देखिए साइन थीटा ऊपर और ये नीचे, साइन थीटा माइनस cos थीटा और पूरे का स्क्वायर। इससे हमने माइनस का कॉमा क्यों लिया था तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा था, और यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा था, यहाँ पे प्लस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस cos थीटा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस cos थीटा। तो देखिए माइनस का कॉमा ले लिया तो ये प्लस का साइन थीटा हो गया, ये प्लस का तो माइनस हो गया, नीचे और ऊपर का सेम मिल गया, ऊपर और नीचे का जो है सेम मिल गया। अब देखिए 1 + अगर माइनस की संख्या वर्ग करते हैं ये संख्या प्लस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस की संख्या वर्ग होता है, संख्या प्लस की हो जाती है। तो देखिए अगर हम इसका वर्ग करेंगे ये प्लस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा इसका स्क्वायर, साइन थीटा वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा बटे, इसी प्रकार cos थीटा वर्ग होगा, क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा इसका वर्ग होगा। हमने दोनों का वर्ग कर दिया, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग से माइनस का चिन्ह खत्म हो जाता है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करेंगे cos स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करेंगे तो साइन थीटा माइनस cos थीटा इसका स्क्वायर। अब देखिए ये ऊपर और नीचे का सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1 + साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, इसके बटे में 1 लिखेंगे, और cos स्क्वायर थीटा ये लासा ले लेंगे तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया, हमें सिद्ध करना था सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध हो गया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको देखना है घन नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, तो आपको घन नंबर का सवाल देखना है। घन नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा। 5वें के घन नंबर के सवाल में समांतर माध्य दिया गया 25 और हमें निकालना x का मान। तो देखिए वर्गांतर दिया गया 0 से 10, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दिया गया है। बारंबारता का मान दिया गया है 3x, 6, 10 और 5। तो देखिए बारंबारता को हम f से लिखते हैं। सवाल में समांतर माध्य का मान दिया गया है। तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो देखिए समांतर माध्य का मान सवाल में 25 दिया गया बराबर हमें सिग्मा f का मान पता होना चाहिए। तो देखिए हम जो है f वाली संख्याओं को जोड़ देंगे तो सिग्मा f का मान निकल आएगा। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, यानी f वाली संख्याओं का योगफल, f वाली संख्याओं का योगफल। तो देखिए इनको जोड़ेंगे 10 और 6 5 होता है 11, 6 5 11 होता है, यानी 21 और 3 कितना होगा? 21 और 3 होगा 24, 21 3 24 आएगा। 24 प्लस x, इन सभी को हमें जोड़ना है। आपको जो है 24 x नहीं लिख देना है, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि इन सभी को जोड़ना है। इन सभी को जोड़ेंगे 24 आएगा प्लस क्या होगा? x होगा। 24 प्लस x। अब देखिए हमें सिग्मा f का मान पता चल गया। अब हमें सिग्मा fx का मान पता होना चाहिए। तो देखिए पहले हम f गुणे x करेंगे। f गुणे x करने के लिए हमें x का मान पता होना चाहिए। तो देखिए पहले x का मान निकालते हैं। x ये क्या होता है? ये x होता है मध्यमान, और मध्यमान कहाँ से निकाला जाता है? मध्यमान यहाँ से निकाला जाता है। मध्यमान यानी बीच वाला मान। तो देखिए इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 0 और 10 के बीच में आएगा 5। आपको इन दोनों को जोड़ लेना, 2 से भाग दे देना है तो 5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच क्या आएगा? इन दोनों के बीच आएगा 15। इन दोनों को जोड़ लेना, 2 से भाग देना है। 10 20 30 होगा, 30 में 2 से भाग 15। तो देखिए 10 10 का इसमें अंतर आपको दिख रहा है, 10 10 का अंतर दिख रहा है, तो आपको इसमें 10 जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा? 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। तो देखिए ये आ गया x का मान। अब आपको f गुणे x करना है, फिर आपको जोड़ देना है, तो सिग्मा fx का मान मिल जाएगा। तो देखिए गुणा कराएंगे, 5 गुणे 3 5 3 15, 15 गुणे x क्या होगा? 15x होगा। 25 गुणे 6, 25 छक्का क्या होता है? 25 छक्का होता है 150। 35 गुणे 10 यानी 350 और 45 गुणे 5, 45 गुणे 5 225। अब आपको इनको जोड़ना है, सिग्मा fx का मान निकल आएगा। इनको आप लोग जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 740 प्लस 15
15x। अब देखिए यहाँ पे मान रख देना है। सिग्मा एफ एक्स का मान आया 740 प्लस 15x बटे सिग्मा एफ का मान 24 प्लस x। तो देखिए 25 बराबर 740 प्लस x। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम जो है इसके बट्टे में 1 लिख लेंगे और कैंची गुणा करा देंगे। इसका गुणा 1 में यही आएगा 740 प्लस 15x बराबर इसका गुणा इसमें। तो देखिए 25 का गुणा 24 में, 25 गुणे 4, 25 चौको क्या होता है 100 होता है, 10 हासिल, 25 दूनी 50, 50 और 10 क्या होगा 50 और 10 होगा 60 प्लस 25 का गुणा x में क्या आएगा 25x आएगा। अब देखिए इसको हम इसी साइड रखते हैं, 25x को इसको इस साइड भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस 15x ये हमारे इसी साइड, इसको इस साइड भेजे तो माइनस। अब देखिए इसको इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 740 माइनस 600। अब देखिए इसमें इसको घटा देना है, 25 में से 15 जाएगा कितना आएगा। तो देखिए 5 में 5 जाएगा 0, 2 में 1 जाएगा 1, यानी ये आएगा 10x आएगा। इसमें इसको घटा देना है तो देखिए 6 7 यानी 140 आएगा, 140 आएगा। तो देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 140 बटे 10। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो x का मान आएगा 14। तो देखिए हमें x का मान निकालना था, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 14। तो आपको इसका आंसर देखना है। ये सवाल है 5वें का घन नंबर का सवाल। तो देखिए 5वें के घन नंबर के सवाल का आंसर आया 14। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है 6वें का घन नंबर का सवाल। इसमें कोण ACB ये वाला कोण 90 डिग्री दिया गया है और हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए इस सवाल को हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 6वें का क नंबर का सवाल देखेंगे। 6वें का क नंबर का सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए इस सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इस सवाल में दिया गया निम्न चित्र में कोण ACB 90 डिग्री, इस चित्र में कोण ACB ये वाला कोण 90 डिग्री दिया गया तथा CD लंब AB है। ये CD जो है AB रेखा पर लंब है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि BC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर बराबर BD बट्टे AD, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ये वाला जो कोण है कितने डिग्री का है, ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का है, यानी ये वाला कोण समकोण है। और आप लोग जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती, कर्ण होती है, यानी ये वाली भुजा कर्ण है। तो देखिए जब भी समकोण से कर्ण पर लंब खींचा जाता है तो इस लंब से बने ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और ये दोनों त्रिभुज इस त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, जब भी समकोण से इस कर्ण पर लंब खींचा जाता है तो इस लंब से बने दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और ये दोनों त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि समकोण से कर्ण पर खींचे गए लंब से
बने दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं और पूरे त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। जैसा हमने आपको बताया था वैसे हमने लिख दिया। हम जानते हैं कि समकोण से कर्ण पर खींचे गए लंब और इस लंब से बने दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं और पूरे त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, आपस में भी समरूप होते हैं और पूरे त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है और ये वाला कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये जो है इस कोण को x मान लेते हैं तो ये वाला कोण होगा 90 माइनस x, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे 180 अंश आएगा, 90 90 180 होगा, प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण x होगा, क्योंकि ये पूरा कोण है 90 अंश का। इतना अगर 90 माइनस x है तो ये जो है क्या होगा, x होगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 90 आएगा। तो ये अगर 90 माइनस x है तो ये x होगा। तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस x। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC ये त्रिभुज के समरूप है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखने में ध्यान देना है। अगर यहाँ पे ये वाला कोण अगर x है तो इस त्रिभुज में आपको देखना है x कहाँ पे है, x C पर है, C लिख देना है। फिर D लिखा है तो D ये 90 है, इस त्रिभुज में भी D 90 है। तो देखिए D लिख देना है। C कितना है, C है इस त्रिभुज में, C कितना है, 90 माइनस x है। इस त्रिभुज में 90 माइनस x क्या B है, तो देखिए B लिख देना है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए AD बटे CD बराबर DC बटे DB बराबर AC बटे CB। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। AD बटे CD बराबर DC बटे DB बराबर AC बटे CB। अब देखिए ये वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज के भी समरूप होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा त्रिभुज ADC, ये वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। तो देखिए यहाँ पे A लिखा है, A क्या है, X है। बड़े वाले त्रिभुज में A जो है
एक्स है तो ये लिख देना है। फिर डी कितना है, इस वाले त्रिभुज में डी कितना है, 90 है। बड़े वाले में देखना 90 कहाँ पे है, 90 जो है सी पर है, सी लिख देना है। फिर सी लिखा है, सी कितना है, 90 माइनस एक्स है। बड़े वाले में देखो 90 माइनस एक्स कहाँ पे है, बी पर है, तो क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर AD बट्टे AC बराबर DC बट्टे CB बराबर AC बट्टे AB। अब आगे देखेंगे। इसी प्रकार आपको जो है इसमें करना है। ये वाला त्रिभुज भी इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे DBC। यहाँ पे हम चाहे जैसा भी लिख सकते हैं, DBC ये वाला त्रिभुज लेना है, त्रिभुज DBC और ये वाला त्रिभुज बड़े वाले के समरूप हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे डी कितना 90 है, बड़े वाले 90 देखो कहाँ पे है, 90 सी पर है, तो सी लिखना पड़ेगा। बी कितना है, इस वाले त्रिभुज में बी कितना 90 माइनस एक्स है। तो बड़े वाले में आपको देखना 90 माइनस एक्स कहाँ पे है, बड़े वाले में 90 माइनस एक्स बी पर है, तो बी लिख देना है। फिर सी देखना है, इसमें सी कितना एक्स है, बड़े वाले में देखना एक्स कहाँ पे है, ए पर है, तो ए लिख देना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी समकोण से कर्ण पर लंब खींचा जाता है तो इस लंब से बने दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और इन दोनों त्रिभुजों के ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होता है। तो हमने ऐसा कर दिया, पहले हमने इन दोनों त्रिभुज का समरूप किया, फिर हमने इस त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप किया और फिर हमने इस त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप किया। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर DB बट्टे CB और BC बट्टे BA बराबर DC बट्टे CA। तो अब देखिए BC स्क्वायर, BC आपको यहाँ पे देखना है, BC कहाँ है, BC, तो देखिए यहाँ पे BC आपको मिल जाएगा, BC गुणे BC होगा, BC स्क्वायर आ जाएगा। और AC स्क्वायर है तो देखिए अगर इसका गुणा करेंगे AC स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए पहले हम गुणा करा लें, इसका गुणा इसमें क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर आ जाएगा, इसका गुणा इसमें AD गुणे AB ये आ जाएगा। इससे समीकरण 1 बना लेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, BC गुणे BC क्या होगा, BC स्क्वायर होगा और इसका गुणा इसमें, तो देखिए BA गुणे DB, इससे समीकरण 2 बना लेंगे और 2 में से 1 का भाग दे देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो देखिए BC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर बराबर BA गुणे DB बट्टे AD गुणे AB। तो देखिए AB से AB कैंसिल हो जाएगा, AB कैंसिल हो गया। तो देखिए BC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर बराबर DB बट्टे AD
और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए हमने जो सिद्ध कर दिया, HENC हेंस प्रोव्ड PROVED इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया। तो देखिए ये सवाल बहुत ही आसान सवाल था और ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। तो इस सवाल को आपको जो है 2 बार लगा लेना है। यदि ये सवाल आपके पेपर में आ जाए तो आप लोगों को जो है छोड़ के नहीं आना है। यदि आपको ये सवाल यदि अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको नेक्स्ट सवाल देखना है छठवें का नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें दिया गया सिद्ध कीजिए कि m² माइनस n² बराबर 4 अंडर रूल mn यदि tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n ये दिया गया। तो देखिए इस सवाल को हम सिद्ध करेंगे। छठवें का ख नंबर का सवाल है m² माइनस n² बराबर 4 अंडर रूल mn tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n। तो देखिए इसमें हम ये लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है m² माइनस n²। m का मान क्या है, m का मान ये है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा इसका स्क्वायर माइनस n² n का मान ये है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा माइनस sin थीटा, tan थीटा माइनस sin थीटा इसका स्क्वायर। अब आगे देखेंगे इसमें a प्लस b की घात 2 का सूत्र लगेगा। a प्लस b की घात 2 का सूत्र होता है a²। a का मान tan थीटा है, इसका वर्ग करेंगे tan² थीटा आएगा, प्लस b² होता है, b का मान sin थीटा है, इसका वर्ग करेंगे sin² थीटा आएगा, प्लस 2ab होता है। तो 2a का मान tan थीटा और b का मान sin थीटा माइनस a माइनस b की घात 2 का सूत्र लगेगा। a माइनस b की घात 2 का सूत्र होता है a²। a का मान ये है, इसका वर्ग करेंगे tan² थीटा ये मिलेगा, प्लस b² होता है, b का मान sin थीटा, इसका वर्ग करेंगे sin² थीटा आएगा, माइनस 2ab होता है, 2a का मान tan थीटा और b का मान sin थीटा। सूत्र के अनुसार इसको जो है हल कर देना है। अब देखिए tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे। तो देखिए ये माइनस का tan² थीटा हो जाएगा और ये माइनस का sin² थीटा हो जाएगा, प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए ये प्लस और ये तो कटेगा नहीं, ये जो है नहीं कटेगा, ये दोनों क्या, ये दोनों प्लस हैं, ये दोनों प्लस है, ये नहीं कटेगा, इसको आपको नहीं काटना है। ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 4 tan थीटा और sin थीटा, ये आया लेफ्ट हैंड साइड। अब हल करेंगे हम राइट हैंड साइड को और इतना ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है अंडर रूल 4 अंडर रूल
mn, 4 अंडर रूल mn। ये जो है राइट हैंड साइड है, तो देखिए 4 जो करते हो अंडर रूल m का मान क्या है, m का मान है tan थीटा प्लस sin थीटा इंटू n का मान क्या है, n का मान है tan थीटा माइनस sin थीटा, ये n का मान है। अब देखिए अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर, ए का मान ये है, इसका वर्ग करेंगे tan स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस बी स्क्वायर होता है, बी का मान sin थीटा, इसका वर्ग करेंगे sin स्क्वायर थीटा आएगा। तो देखिए 4 हमारे जो करते हो और हम tan स्क्वायर थीटा इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हमारा जो करते हो। अब आगे देखेंगे 4 इसके बटे में 1 लिखेंगे और cos स्क्वायर थीटा ये लासा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा यही आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर से sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, 4 ऊपर से sin स्क्वायर थीटा ये कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये आएगा बट्टे cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 हमारा जो करते हो और sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा बाहर निकल आएगा, sin स्क्वायर थीटा बाहर निकल आएगा और नीचे निकलेगा cos थीटा बाहर। तो देखिए 4 जो करते हो और ये जो है 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं sin थीटा इंटू sin थीटा, ये लिख सकते हैं बट्टे cos थीटा। तो देखिए 4 हमारा जो करते हो sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा और sin थीटा। तो देखिए हमने राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दिया, तो ये सवाल सिद्ध हो गया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सवाल आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको छठवें का ग नंबर के सवाल देखना है। छठवें का ग नंबर के सवाल देखेंगे। छठवें के ग नंबर के सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। तो देखिए सवाल में दिया गया है एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक शंक्वाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। एक जो है शंकु के आकार के एक बर्तन है और इसके आधार की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को R1 मान लेंगे। R1 का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, R1 का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर और शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई भी दी गई है, इसकी ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को h2 मान लेंगे। h2 का मान दिया गया 24 सेंटीमीटर और ये शंक्वाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है और
इसके पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है। इसके पानी को शंक्वाकार बर्तन के पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है। तो देखिए इसके आधार की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये भी लिख देंगे। बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को R2 मान लेंगे। R2 का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है जब इसका पानी, इस शंक्वाकार बर्तन का पानी इस बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है तो इसमें पानी कितनी ऊंचाई तक भर जाता है। हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई H2 का मान ज्ञात करना है। शंक्वाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को H1 मान लेंगे, इसकी ऊंचाई को H2 मान लेंगे, इसकी ऊंचाई को H1, इसकी ऊंचाई को H2 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब समझिए जब इसका पानी इसमें डाला जाता है तो दोनों का आयतन क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई R स्क्वायर H और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। शंकु की त्रिज्या R1 और ऊंचाई H1, बेलन की त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2। अब देखिए 1/3 R1 स्क्वायर, R1 का मान क्या है, R1 का मान है 5। R1 का मान क्या है, R1 का मान है 5। तो देखिए 5 इसका स्क्वायर और H1 का मान है 24 लिख देंगे बराबर R2 स्क्वायर। R2 का मान क्या है, R2 का मान 10 है तो 10 लिख देंगे, 10 का स्क्वायर H2। अब आगे देखिए पाँच का वर्ग यानी 5 का गुणा 2 बार, 5 गुणे 5 गुणे 24/3 बराबर 10 का वर्ग यानी 10 गुणे 10 H2। तो देखिए H2 बराबर 5 गुणे 24/3 और ये जाएगा बटे में। तो देखिए 10 गुणे 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। अब देखिए 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6। तो देखिए H2 का मान आएगा 2। तो देखिए हमें बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई बताना था। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई H2 का मान 2 सेंटीमीटर और हमें ऊंचाई ज्ञात करना था। तो देखिए ऊंचाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ आपकी स्क्रीन पर हमें भिन्न ज्ञात करना। तो हम मान लेंगे माना भिन्न को हम x/y मान लेंगे, क्योंकि जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी होती हैं उसको हम भिन्न कहते हैं। अब आपको सवाल को पढ़ना है। भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न, ये जो भिन्न है ये 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है
तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो अब देखिए कैसे गुणा करा लेना है। 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा 1 में 3 कम 3, y का गुणा 1 में y 3x, y को इस साइड लाएंगे माइनस का y हो जाएगा, 3 का पक्षांतर कर देंगे प्लस का 3 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 बना लेंगे। और सवाल में कहा है कि 1/4 हो जाए जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए जब हर में 8 जोड़ देंगे भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। तो अब देखिए कैसे गुणा कराएंगे। इसका गुणा इसमें y प्लस 8, 4 का गुणा x में 4x होगा, y 4x को इस साइड लाएंगे माइनस का 4x हो जाएगा बराबर 8 का पक्षांतर कर देंगे माइनस का 8 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए ये माइनस y ये प्लस y कैंसिल हो जाएगा। तो हम जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो देखिए 3x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 4x बराबर 3 माइनस 8। तो देखिए ये प्लस वाई ये माइनस वाई कैंसिल, 3x प्लस माइनस 4x माइनस का x आएगा बराबर, इसमें इसको घटाएंगे माइनस का 5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ जाएगा 5। x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए 3 गुणे x की जगह 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 15 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15। तो अब देखिए माइनस वाई बराबर इसमें इसको घटा देंगे, माइनस का कितना आएगा माइनस का 12 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान 12। तो देखिए भिन्न हमने मानी थी x बटे वाई। तो देखिए भिन्न क्या होगी, x का मान 5 आया, y का मान 12। तो भिन्न क्या होगी 5 बटे 12। तो बहुत ही आसान सवाल था और ये सवाल पेपर में 4 नंबर में पूछा गया है। ये नंबर फ्री के नंबर है। यदि ये सवाल आपके पेपर में आ जाएगा तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। अब आपको 7वें का क नंबर का सवाल देखना है। 7वें का क नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें दिया गया समीकरण को हल कीजिए। हमें समीकरण को हल करना है। समीकरण दिया गया है 1/x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 2/3। ये समीकरण दिया गया। तो देखिए सबसे पहले इसमें लासा ले लेना है। x माइनस 2 ये दोनों में सेम है। तो देखिए लासा क्या आएगा, लासा आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3 ये लासा आएगा। तो देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 3 का गुणा करेंगे 1 में, x माइनस 3 आएगा प्लस यहाँ पे देखिए x माइनस 2 x माइनस 3 का भाग देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 का गुणा होगा 1 में तो क्या आएगा x माइनस 1 आएगा बराबर 2/3। अब आगे देखेंगे x जोड़ देंगे 2x आएगा, 2x इन दोनों को जोड़ देंगे माइनस का 4 आएगा बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 2/3। 2 कॉमा ले लेना है तो x माइनस 2 आएगा बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 2/3। तो देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखेंगे
2/x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 3 में माइनस का 3x, -1 का गुणा x में माइनस का x, -1 गुणे -3 तो +3 बराबर 2/3। कैंची गुणा करा देंगे। 2 का गुणा x स्क्वायर में 2x स्क्वायर आएगा, 2 का गुणा 3 में 6x आएगा, 2 का गुणा x में 2x आएगा, 2 का गुणा 3 में 6 आएगा बराबर 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6। अब देखिए 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का 8x होगा प्लस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या कॉमा आएगा, 2x कॉमा आएगा तो x -4 ये आएगा कोष्टक में बराबर 0। तो देखिए 2x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 0/2। तो देखिए x का मान 1 0 आएगा, एक x का मान 0 आएगा और x -4 को भी 0 बराबर करेंगे तो x का मान 4 आएगा। तो देखिए एक x का मान 0, एक x का मान 4। अब आपको देखना है 7वें में ये जो अथवा में सवाल दिया गया है, इस सवाल को आपको देखना है। 7वें का जो अथवा नंबर का सवाल दिया गया है, इस सवाल को आपको देखना है। इस सवाल में दिया गया है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो देखिए चौड़ाई को x मान लेना है तो लंबाई x + 8 होगी क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे माना आयताकार पार्क की चौड़ाई को हमने x माना है तो आयताकार पार्क की लंबाई क्या होगी, आयताकार पार्क की लंबाई होगी x + 8 क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई होगी x + 8 और सवाल में क्षेत्रफल दिया गया है तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल सवाल में दिया गया है 240 वर्ग मीटर। तो देखिए पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए 240 लंबाई का मान क्या है, लंबाई है x + 8 है। तो देखिए लंबाई की जगह हमने x + 8 गुणे चौड़ाई का मान x है बराबर 240। x का गुणा x में x स्क्वायर, 8 का गुणा x में 8x बराबर 240। अब देखिए x स्क्वायर + 8x 240 को हिस्सा ले आएंगे, माइनस का 240 हो जाएगा बराबर 0। 240 की गुणनखंड कर लेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 0, 2 से काटेंगे 2 ती 6, 0, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, कटेगा ये 5 से। तो देखिए अगर हम तीनों का गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अगर इनका गुणा कराएंगे 5 ती 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 गुणे अगर 8 करेंगे तो 240 आ जाएगा। 30 में अगर हम 8 घटा दें तो ये जो है 8 नहीं आ पाएगा। तो देखिए अगर हम इन दोनों का गुणा करा के इसमें गुणा कराएं 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और 20 गुणे 12 कर देंगे तो 240 आ जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 20x माइनस 12x, 20x में से 12x जाएगा 8x आएगा माइनस 240 बराबर 0।
इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों में x कॉमा है, x प्लस 20 आएगा माइनस 12 कॉमा लेंगे, x प्लस 12 दूनी 24, 20 आएगा बराबर 0। तो देखिए एक कोष्टक में x प्लस 20, एक कोष्टक में x माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 20 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा माइनस 20 और हम x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 12 आएगा। तो देखिए आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या होगी, 12 मीटर। आयताकार पार्क की चौड़ाई 12 मीटर और आयताकार पार्क की लंबाई, तो देखिए लंबाई x प्लस 8, तो x का मान क्या आया है, x का मान 12 प्लस 8 और 12 8 होता है 20।